हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू योर अवन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सेलेक्ट किया है। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा, तो स्टार्टिंग के जो 3 लकी स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो स्टूडेंट, अगर आप सिंगल वन नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को भी ऑल 6 सब्जेक्ट का नोट्स लेना होगा, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीए प्रोग्राम के 3rd सेमेस्टर के भारत का इतिहास 1200 से 1550, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1500 सब्जेक्ट 50, जो कि हमारा डीएससी 5 माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके डी सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चंस है ये हमने आपको बताने हैं। तो इन क्वेश्चन को देखने से पहले अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है उनको शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं जो हमारे ये क्वेश्चन एंड आंसर रहने वाले हैं। तो इसमें हमारे टोटल 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो ये 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं स्टूडेंट, तो इनमें आपको मैं बता दूं, जो हमारे एक क्वेश्चन है उसको ही हमने 2 टाइप से पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, इस टाइप से और इस टाइप से। तो ये जो दोनों ही टाइप है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो दोनों टाइप है, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। यही जो आंसर होगा ये आपके दोनों क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे स्टूडेंट पूछा गया है, डिस्कस द चैलेंजेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन 13वीं सेंचुरी। यानी कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली सुल्तानों की चुनौती और उपलब्धियों पर हमें चर्चा करनी है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, व्हाट वर द मेन गुड्स इन्वॉल्व इन इंडिया पर्शियन ट्रेड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडियन मर्चेंट्स। यानी कि सल्तनत काल के दौरान जो भारत और फारसी व्यापार था उसमें क्या क्या मुख्य वस्तुएं शामिल थी और उसमें भारतीय व्यापारियों की क्या भूमिका थी। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द 13th सेंचुरी वॉज ए हाईली सिग्निफिकेंट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा 13वीं शताब्दी का जो भारतीय इतिहास है वो एक निर्णायक काल माना जाता था, क्योंकि इस समय में जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी स्थापना हुई और जो तुर्क सुल्तान थे या जो तुर्क शासक थे उनका भारत से एक केंद्रीकृत और शक्तिशाली शासन व्यवस्था बनाने का उन्होंने प्रयास किया था। तो स्टूडेंट हालांकि ये जो काम था ये आसान नहीं था, चारों तरफ हमारी जो समस्या या चुनौतियां थी वे फैली हुई थी, लेकिन इन्हीं कठिन परिस्थितियों में जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने एक ऐसी उपलब्धि हासिल करी स्टूडेंट, जो कि हमारी आज इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की गई है। तो स्टूडेंट उनकी जो सल्तनत की जो जो हमारे विशेष रूप से भारतवासी व्यापार थे उन्होंने सल्तनत की आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कि भारतीय व्यापारियों का जो योगदान है वो उल्लेखनीय है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हमने एक छोटी सी प्रस्तावना से कर ली। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना थी। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो मेन डिस्कशन यानी कि मुख्य विवेचन पर आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं दिल्ली सुल्तानों की प्रमुख चुनौतियों के लेकर। तो मेजर चैलेंजेस ऑफ द दिल्ली सुल्तान इन 13th सेंचुरी यानी कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली सुल्तानों की प्रमुख चुनौतियों को लेकर। तो सबसे पहला जो चुनौती आता है स्टूडेंट वो आता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक अस्थिरता। तो इन द ईयरली फेस ऑफ द सल्तनत सुल्तान्स constantly struggle with succession disputes, रिबेलियन, नोबल्स एंड प्रोविंशियल गवर्नेंस। यानी कि स्टूडेंट जो सल्तनत का शुरुआती दौर था उसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी उत्तराधिकार संघर्ष की। तो एक सुल्तान की मृत्यु होते ही अमीर और सेनापति सत्ता के लिए लड़ने लगते थे। तो स्टूडेंट जैसे कि अगर आप देखें आज किसी कंपनी में सीईओ बदलने की मैनेजमेंट हिल जाए तो ठीक वैसे ही जो हाल था वो सल्तनत का था, यानी कि विद्रोही अमीरों और प्रांतीय शासकों से सुल्तानों को निरंतर जूझना पड़ता था। सेकंड हमारा आता है थ्रेट ऑफ फॉरेन इन्वेशन यानी कि विदेशी आक्रमणों का खतरा। तो द मंगोल इन्वेशन वर द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ द 13th सेंचुरी, पुटिंग द सिक्योरिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एट द रिस्क। यानी कि स्टूडेंट मंगोल जो आक्रमण था वो हमारे 13वीं शताब्दी की सबसे बड़ी चुनौती थी। उत्तर भारत हमेशा खतरे में रहता था। तो स्टूडेंट अगर सुल्तान कमजोर पड़ जाते तो जो भारत का इतिहास है वो कुछ और ही हो जाता था। तो विदेशी आक्रमणों का खतरा भी था उस टाइम पे। थर्ड हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज यानी कि प्रशासनिक कठिनाइयों को लेकर। तो एक्सरसाइजिंग एक्सपेक्टिव कंट्रोल ओवर वास्ट टेरिटरीज, कलेक्टिंग टैक्स एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर वाज ए चैलेंजिंग टास्क। यानी कि स्टूडेंट इतना बड़ा जो साम्राज्य था उसमें कर वसूली, कानून व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखना बहुत ही ज्यादा कठिन कार्य हो गया था। तो आज के भारत जैसे विशाल देश को संभालना भी आसान नहीं, सोचे तब बिना टेक्नोलॉजी के कितना मुश्किल रहा होगा। तो यही थी प्रशासनिक कठिनाइयां। फोर्थ आता है सोशियो कल्चरल रेसिस्टेंस यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विरोध को लेकर। तो द फॉरेन तुर्कीज रूलर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू हार्मोनाइज विद द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड लोकल ट्रेडिशंस। यानी कि स्टूडेंट जो तुर्क शासक थे वे विदेशी तो थे लेकिन भारतीय समझ विविधताओं से वे भरे हुए थे। तो स्टूडेंट भाषा, परंपरा और रीति रिवाज हर चीज में तालमेल बैठाना उनके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बन गई थी। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 13वीं शताब्दी में दिल्ली सुल्तानों की प्रमुख चुनौतियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स यानी कि स्टूडेंट दिल्ली सुल्तानों की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो उपलब्धि आती है वो आती है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को लेकर। तो सुल्तान्स लाइक इल्तुतमिश एंड बलबन स्ट्रेंथेंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टैब्लिश द सुल्तान सुप्रीम अथॉरिटी। यानी कि स्टूडेंट जो इल्तुतमिश और बलबन जैसे जो सुल्तान थे उन्होंने सुल्तान की सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर दी थी। अब जो फैसले थे वे स्पष्ट थे और जो शासन था वो भी मजबूत होने लगा था। सेकंड हमारा आता है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी यानी कि सुरक्षा एवं स्थिरता। तो दे सक्सेसफुली रिप्लेड मंगोल इन्वेंशन, ब्रिंगिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू नॉर्दर्न इंडिया। यानी कि स्टूडेंट जो मंगोल आक्रमण था उनको सफलतापूर्वक रोका गया और इससे जो उत्तर भारत था उसमें जो राजनीतिक स्थिरता थी वो बनने लगी थी। इसके बाद थर्ड हमारा आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास। तो डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इंस एंड मार्केट्स प्रमोटेड बोथ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। यानी कि स्टूडेंट जो सड़कें थी, जो सराय थे, जो बाजार थे वे बनाए गए, यानी कि जो व्यापार था उसको बढ़ावा मिला, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हाईवे और एक्सप्रेस बनते हैं। तो यही था आर्थिक विकास। फोर्थ आता है कल्चरल कंट्रीब्यूशन यानी कि सांस्कृतिक योगदान। तो द ग्रोथ ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज,
आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर इंजर्ड इंडिया कल्चरल हेरिटेज। यानी कि स्टूडेंट जो फारसी भाषा, स्थापत्य कला और साहित्य का विकास है वो होने लगा, तो भारत की जो संस्कृति थी वो और भी ज्यादा समृद्ध बनती चली गई। तो स्टूडेंट यही थे हमारे दिल्ली सुल्तानों की प्रमुख उपलब्धियां। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है वो आता है इंडो पर्सियन ट्रेड ड्यूरिंग द सुल्तान पीरियड एंड द रोल ऑफ द इंडियन मर्चेंट्स। यानी कि जो सल्तनत काल था उसमें भारत फारसी व्यापार और भारत व्यापारियों की भूमिका को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं के, यानी कि मेन ट्रेड गुड्स की। तो मुख्य व्यापारिक वस्तुएं कौन कौन सी थी? तो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि स्टूडेंट भारत से निर्यात की जाती थी, उसमें थे स्पेसीज, कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, इंडिगो, प्रीशियस स्टोन्स एंड इवोरी। यानी कि स्टूडेंट भारत से जो मसाले, सूती वस्त्र, रेशम, नील और जो कीमती पर्यात थे वे तो निर्यात होते थे, लेकिन वहीं से जो फारसी थे, फारस से जो आयात होता था, इंपोर्ट्स जो होता था वो होता था हॉर्स, ड्राई फ्रूट, परफ्यूम्स, सिल्क, फैब्रिक्स एंड मेटल गुड्स। यानी कि फारस से घोड़े, इत्र, सूखे मेवे और रेशमी कपड़े ये आते थे। तो भारत से तो मसाले, सूती वस्त्र वगैरह जाते थे और फारस से घोड़े, इत्र, सूखे मेवे आदि आते थे। तो ये तो हमारे मुख्य व्यापारिक वस्तुएं हो गई। अब हम इनमें बात कर लेते हैं रोल ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, यानी कि भारतीय व्यापारियों की क्या भूमिका थी। तो इंडियन मर्चेंट्स एक्टेड एज ए ब्रिज बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। यानी कि जो भारतीय व्यापारी थे वे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बीच में एक सेतु बनकर एक पुल के रूप में कार्य कर रहे थे। तो स्टूडेंट उन्होंने ही समुद्री और स्थलीय मार्गों को संगठित किया और साथ ही इस व्यापार से मिलने वाला जो राजस्व था वो आपके जो सल्तनत थी उसकी आर्थिक शक्ति को एक आर्थिक रीढ़ के रूप में बन गया था। तो अगर आप इसे एग्जाम्पल से जोड़े, तो अगर आज आप भारत का आईटी सेक्टर देखें तो देश की अर्थव्यवस्था ये मजबूत करता है। तो 13वीं शताब्दी में जो भारत फारसी व्यापार था वो वही तरीके से भूमिका निभा रहा था। तो यही था हमारा सल्तनत काल में भारत फारसी व्यापार और भारतीय व्यापारियों की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन आता है, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं डिस्पाइट फेसिंग न्यूमेरियस चैलेंज द दिल्ली सुल्तान्स ऑफ द 13th सेंचुरी एस्टैब्लिश ए स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। यानी कि स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो 13वीं शताब्दी था उसमें जो दिल्ली सुल्तान थे उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक मजबूत शासन और एक राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि की नींव उन्होंने रखी। तो जो भारत फारसी व्यापार था स्टूडेंट और जो भारतीय व्यापार की उसमें सक्रिय भूमिका थी, उसने जो सल्तनत की अर्थव्यवस्था थी उसको मजबूत किया। और इसीलिए जो ये काल है स्टूडेंट ये सिर्फ संघर्षों का नहीं बल्कि हमारे उपलब्धि और विकास का काल भी माना जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है राइट एन एस्से ऑन अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी और एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वाज ए मार्वल ऑफ इट्स टाइम। यानी कि यहाँ पर हमारे से अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति पूछी गई है और अथवा करके पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण नीति युग का आश्चर्य था, इस कथन की व्याख्या करनी है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी वाज ए पावरफुल एंड विशेषणीय रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। यानी कि स्टूडेंट जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे वे सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो उनके शासनकाल की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी उनकी बाजार नियंत्रण नीति। तो ये जो नीति थी इसका मुख्य उद्देश्य था स्टूडेंट सेना को कम खर्च में बनाए रखना, इसी तरीके से महंगाई पर नियंत्रण और आम जनता की जो वस्तु है वे सस्ती करना। तो स्टूडेंट मध्यकालीन भारत में ये जो सोच थी ये अपने युग का एक आश्चर्य कही जाती थी, क्योंकि ये जो सोच थी ये अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। तो यही थी हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि मुख्य विवेचन पर आता है। तो मुख्य विवेचन में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी यानी कि बाजार नियंत्रण नीति के उद्देश्य को लेकर। तो स्टूडेंट कंट्रोलिंग प्राइस ऑफ कमोडिटीज यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जानता था कि अगर बाजार महंगा होगा तो जो सेना और शासन है वे दोनों ही कमजोर पड़ जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने जो तय किया उन्होंने तय किया कि दाम राजा तय करेगा व्यापारी नहीं। तो उनके जो मुख्य उद्देश्य थे वे थे वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित
करना, इसी तरीके से कीप शोल्डर स्टेफिस इवन विद द लो सैलरीज, यानी कि सैनिकों को कम वेतन देकर भी संतुष्ट रखना, इसी तरीके से जो काला बाजारी और जमाखोरी थी उन पर रोक लगाना और राज्य की आर्थिक शक्ति को मजबूत करना। तो स्ट्रेंथन द स्टेट इकोनॉमिक पावर, तो आज के जमाने में जैसे जो सरकार है वो एमएसपी तय करती है, तो वैसे ही उस समय पर जो राज्य था वो बाजार नियंत्रण को तय करता था, तो वस्तुओं की कीमत वही तय करता था। तो यही थी बाजार नियंत्रण नीति के उद्देश्य। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो हमारा आता है डिवीजन ऑफ मार्केट्स, यानी कि बाजारों का विभाजन। तो अलाउद्दीन खिलजी स्टैब्लिश सेपरेट मार्केट्स फॉर डिफरेंट गुड्स, यानी कि जो स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने एक ही बाजार पर सब कुछ नहीं छोड़ा, बल्कि अलग अलग बाजार उन्होंने बना दिए थे। तो जैसे कि अनाज बाजार उन्होंने बनाया, वो उन्होंने व्हीट, राइस, बरले यानी कि गेहूं, जौ, चावल आदि के लिए बनाया था। इसी तरीके से कपड़ा और दैनिक वस्तुओं का अलग बाजार बनाया, घोड़ों, दासों और पशुओं का अलग बाजार बनाया। तो इससे जो हर वस्तु थी उस पर अलग अलग नियंत्रण जो था वो संभव होने लगा था। तो यही था बाजारों का विभाजन। इसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है फिक्स्ड प्राइस सिस्टम, यानी कि निश्चित मूल्य प्रणाली को लेकर। तो प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज वर फिक्स्ड बाय द स्टेट, यानी कि स्टूडेंट अब जो सवाल आता है वो आता है कि दाम कैसे तय होते थे। तो हर वस्तु का जो मूल्य था स्टूडेंट वो राज्य द्वारा तय किया जा सकता था। तो व्यापारी जो था वो मनमाना दाम नहीं ले सकता था। साथ ही जो दाम की सूची थी वो सार्वजनिक जगहों पर लगाई जाती थी। तो आज अगर आप कोई दुकानदार तय कीमत से ज्यादा लेता है तो उसका चालान कटता है। वैसे ही सख्त सिस्टम जो था वो अलाउद्दीन के समय पर भी देखने को मिलता है। तो यही था निश्चित मूल्य प्रणाली। इसके बाद जो फोर्थ आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं नियंत्रण एवं निगरानी व्यवस्था। तो अपॉइंटमेंट ऑफ शाना ई मंडी मार्केट सुपरिटेंडेंट, यानी कि शाना ए मंडी की नियुक्ति की गई। तो स्टूडेंट इतनी सख्त नीति बिना निगरानी के संभव नहीं थी, इसलिए उन्होंने शाना ए मंडी की नियुक्ति करी। साथ ही गुप्तचर व्यवस्था द्वारा व्यापारियों पर निगरानी रखी। तो नियम तोड़ने वाले को वे कठोर दंड देते थे। तो व्यापारी हमेशा डर में रहते थे कि कहीं सुल्तान के जासूस न पकड़ ले, तो इसलिए नियंत्रण एवं निगरानी व्यवस्था भी उन्होंने स्थापित करी थी। फिर हमारा आता है प्रिवेंशन ऑफ ऑर्डरिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, यानी कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक। तो ग्रेन वॉज स्टोर इन द स्टेट वेयर हाउस, यानी कि स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि जो महंगाई की जड़ है वो है जमाखोरी। तो इसीलिए जो अनाज थे वे सरकारी कोठारों में रखे गए। व्यापारियों को आंतरिक भंडारण की कोई भी अनुमति नहीं थी। साथ ही कृत्रिम महंगाई फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई थी। तो आज के जमाने में जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया गया है, इसी तरीके से हमारा उस समय में भी था। सिक्स्थ हमारा था इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी, यानी कि नीति का प्रभाव। तो प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज रिमेन स्टेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि स्टूडेंट इस नीति के परिणाम जो थे वो बहुत ही प्रभावशाली थे। तो लंबे समय तक जो कीमत थी वे स्थिर नहीं रही, सेना कम वेतन में भी संतुष्ट रही और आम जनता को सस्ती वस्तु भी मिलती रही। तो राज्य की जो आर्थिक स्थिति स्टूडेंट वो कमजोर होती गई, यानी कि स्टेट इकोनॉमिक कंडीशन हमारी स्ट्रेंथ हो गई। तो स्टूडेंट यही था हमारा नीति का प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है व्हाई द पॉलिसी वाज कॉल्ड ए मार्वल ऑफ इट टाइम, यानी कि नीति को युग का आश्चर्य क्यों कहा गया है। तो द पॉलिसी वाज इंटरली स्टेट कंट्रोल, यानी कि स्टूडेंट जो इतिहासकार है वो इस नीति को आश्चर्य क्यों कहते हैं। तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो नीति थी ये पूरी तरीके से राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी। तो मध्यकाल में इतनी जो सख्त और आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ही दुर्लभ थी। साथ ही इस यही कारण है कि जो शासक का बाजार था वो सीधा नियंत्रण था। तो इसी कारण से जो ये नीति है ये अपने समय से बहुत ही ज्यादा आगे थी। तो यही था हमारा नीति को युग का आश्चर्य क्यों कहा गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वाज यूनिक एंड रिलेवेंटरी, यानी कि स्टूडेंट जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति थी वो अद्वितीय और क्रांतिकारी मानी जाती थी। तो इसने न केवल महंगाई पर नियंत्रण किया बल्कि इसने जो दिल्ली सल्तनत की सैन्य और आर्थिक शक्ति थी उसको भी इसने मजबूत किया। तो इसीलिए जो ये नीति है वास्तव में स्टूडेंट ये अपने युग का आश्चर्य कही जाती है, यानी कि अपने समय से बहुत ज्यादा आगे के समय की थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है।
तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी एंड द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एंड व्हाई डिड दे अल्टीमेटली फेल। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत और राजधानी का परिवर्तन के प्रयोग के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य थे और वे आखिर विफल क्यों हुए। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है, क्राइटिकली एनालाइज मोहम्मद बिन तुगलक प्रोजेक्ट, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक की परियोजनाएं थी उनके हमें आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक वाज एन expected only intelligent educated and ambitious rulers of the दिल्ली सल्तनत। यानी कि स्टूडेंट जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वे दिल्ली सल्तनत का एक बुद्धिमान, शिक्षित और महत्वाकांक्षी शासक था। तो उसका जो शासन काल था उसमें कई प्रकार की उसने योजनाएं शुरू करी, जिनमें से सबसे पहली जो हमारी मुख्य मानी जाती है वो होता है सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत, और दूसरी आती है राजधानी का दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण करना, यानी कि उसने जो राजधानी थी वो दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर दी थी। तो इसके उद्देश्य जो थे स्टूडेंट वे बहुत ही ज्यादा तार्किक थे, लेकिन जो परिणाम थे वे बहुत ही असफल सिद्ध हुए। तो इसीलिए जो इतिहासकार है वो उसकी नीतियों को महत्वाकांक्षी किंतु अव्यावहारिक मानते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि हमारी मुख्य विवेचन पर आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत को लेकर उसका उद्देश्य क्या था। तो टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ सिल्वर, यानी कि स्टूडेंट जो तुगलक था वो जानता था कि राज्य में चांदी की जो कमी है वो हो रही है, तो इसीलिए उसने तांबे और पीतल की सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था चांदी की कमी को दूर करना, इसी तरीके से जो राजकोष की आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करना। चीन और फारस का जो मुद्रा प्रणाली है उससे इसने प्रेरणा ली थी और व्यापार को इससे सुगम बनाना था। तो टू फैक्लाइट ट्रेड भी किया। तो आज के जमाने में इसे डिजिटल करेंसी या टोकन सिस्टम से हम तुलना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यही थे हमारे सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत, उसके उद्देश्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रीजन फॉर द फेलियर ऑफ टोकन करेंसी, यानी कि सांकेतिक मुद्रा की असफलता के कौन कौन से कारण थे। तो स्टूडेंट योजना तो अच्छी थी लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग निकली। तो कॉपर एंड ब्रेस कॉइन्स बेगन टू द माइंटेड प्राइवेटली बाय द पब्लिक, यानी कि स्टूडेंट लोग घरों में ही सिक्के ढालने लगे, तो जो तांबे और पीतल की मुद्रा थी वो आम जनता द्वारा ही ढाली जाने लगी। तो जो नकली सिक्के थे उनके भरमार हो गई थी, राज्य का जो नियंत्रण था वो बहुत ही कमजोर पड़ गया था और बाजार में मुद्रा पर से जो विश्वास था वो बहुत ही खत्म हो चुका था। तो अतः जो सुल्तान है उसको ये योजना वापस लेनी पड़ी। द सुल्तान हैड टू विड्रॉ द स्कीम, यानी कि स्टूडेंट अगर आज हर कोई घर में नोट छापने लगे तो क्या अर्थव्यवस्था चलेगी। बस यही हाल तुगलक के समय हुआ, यानी कि सुल्तान को ये योजना थी ये वापस लेनी पड़ गई थी। तो यही थे हमारे सांकेतिक मुद्रा की असफलता के कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू तुगलकाबाद ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद उद्देश्य है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जान लेते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद क्यों राजधानी रखी। तो टू इस्टेब्लिश इफेक्टिव कंट्रोल ओवर साउथर्न इंडिया, यानी कि स्टूडेंट जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने दिल्ली छोड़कर दौलताबाद को राजधानी बनाने का आदेश दिया, और इसका जो प्रमुख कारण था वो था दक्षिण भारत पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, इसी तरीके से मंगोल से उत्तर भारत की रक्षा करना और साम्राज्य को भौगोलिक रूप से केंद्र में लाना। तो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ना भी इनका एक प्रमुख उद्देश्य था। तो कागज पर ये योजना थी ये बहुत ही शानदार लगती थी, लेकिन स्टूडेंट ये जो योजना थी ये भी असफल रही। तो यही था राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद उद्देश्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द कैपिटल ट्रांसफर, यानी कि राजधानी परिवर्तन की विफलता के कारण को लेकर। तो स्टूडेंट ये जो फैसला था इसने जनता की कमर तोड़ दी थी। तो लॉन्ग डिस्टेंस एड्रेस जनरली कॉज इमिसेंस हार्डशिप ऑफ द पीपल, यानी कि लंबी और कठिन यात्रा से जो जनता था उसको बहुत ही कष्ट हुआ। रास्ते में भूख, बीमारी और मौत भी हो जाती थी। प्रशासनिक अव्यवस्था भी इससे उत्पन्न हो गई और जनता में भारी संतोष उत्पन्न हो गया, जिससे कि कुछ समय बाद ही जो राजधानी थी उसको पूरे दिल्ली में लाया गया।
तो स्टूडेंट आप सोचिए, अगर आज सरकार कह दे कि पूरा दिल्ली एनसीआर खाली करके सभी को महाराष्ट्र में बसना है, अराजकता तय है, तो यही हाल हमारा उस समय होता। अतः जो राजधानी थी उसको वापस दिल्ली लाना पड़ा। तो यही थे हमारे राजधानी परिवर्तन की विफलता के कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्राइटिकल एनालिसिस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक प्रोजेक्ट्स, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की परियोजनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक को एक साथ विद्वान और असफल प्रयोगकर्ता दोनों ही मानते हैं। तो द प्रोजेक्ट्स वर इंटेलेक्चुअली सुपरवाइजर बट प्रैक्टिकली अनफीजिबल, यानी कि स्टूडेंट उनकी जो योजनाएं थी वे बौद्धिक रूप से तो श्रेष्ठ थी, लेकिन वे व्यावहारिक रूप से श्रेष्ठ नहीं थी। तो जनता की मनोवृत्ति को उन्होंने नजरअंदाज किया, साथ ही प्रशासनिक तंत्र भी उनकी वजह से कमजोर पड़ा और कठोरता और जल्दबाजी से जो असंतोष था वो बढ़ने लगा था। तो स्टूडेंट, जो इनकी नीतियां थी वे विफल तो रही, लेकिन उसका जो छवि है वो एक सफल प्रयोगकर्ता के रूप में बन गई थी। तो यही था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक की परियोजनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रोजेक्ट्स वर विजनरी एंड इनोवेटिव बट देयर एक्सटेंशन हैड सीरियस फ्लॉज, यानी कि स्टूडेंट जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक थे उनकी जो योजनाएं थे वे अपने समय से बहुत ही ज्यादा आगे थी, तो उन्हें लागू करने की जो व्यवस्था थी वो कमजोर थी। तो जैसे कि सांकेतिक मुद्रा देखें या आप राजधानी परिवर्तन की बात करें, तो ये हमारे ऐसे प्रयोग थे जो कि आधुनिक लगते हैं, पर मध्यकालीन भारत में ये अनुप्रयुक्त यानी कि असफल साबित हुए। तो इसी कारण से स्टूडेंट उन्हें एक दूरदर्शी लेकिन असफल शासक माना जाता है। तो उन्हें एक विद्वान होने के साथ साथ ही एक असफल प्रयोगकर्ता भी माना जाता है। तो यही था स्टूडेंट हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर थर्ड भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर थर्ड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, डिस्कस द मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट रोल डिड शेर शाह प्ले इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेकंड अफगान एम्पायर, यानी कि मुगल अफगान संघर्ष की हमें चर्चा करनी है और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना में शेर शाह की क्या भूमिका थी उसको बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, प्रोवाइड ए डिटेल अकाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग शेर शाह सूरी राइन, यानी कि शेर शाह सूरी के शासन काल में जो भूमि राजस्व प्रणाली थी उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे, द मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट वाज ए सिग्निफिकेंट इवेंट इन द मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो मध्यकालीन भारत में मुगल और अफगान शक्तियां थी ये बहुत ही लंबे समय तक एक संघर्ष चलता रहा। तो बाबर और हुमायूं के समय स्टूडेंट अफगान सरदार लगातार मुगलों को चुनौती दे रही थी। तो इसी संघर्ष का जो परिणाम था वो था हमारा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना, जिसके जो वास्तविक संस्थापक थे वे थे हमारे शेर शाह सूरी। तो जो शेर शाह सूरी थे स्टूडेंट वे न केवल एक महान सेना नायक थे, बल्कि वे कुशल प्रशासक भी थे। तो उनका जो शासनकाल की जो भूमि राजस्व प्रणाली है उसको मध्यकालीन भारत की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाओं में भी गिना जाता है। तो यही था हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि हमारे मुख्य विवेचन का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन बॉडी में। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे बैकग्राउंड ऑफ द मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि मुगल अफगान संघर्ष की पृष्ठभूमि को लेकर। तो स्टूडेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ अफगान चीफ्स इन दिल्ली एंड बिहार रीजन्स, यानी कि अफगान जो थे वे सरदार पहले से ही दिल्ली, बिहार और बंगाल में प्रभावशाली थे। तो इनके जो मुख्य कारण थे वो सबसे पहला था, अफगान डिसाइड टू रिजाइन पावर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द लोधी डायनेस्टी, यानी कि लोधी वंश के पतन के बाद जो अफगानों की सत्ता थी वो वापस पाने की इच्छा उनके अंदर जाग गई थी। मुगलों और अफगानों के बीच सत्ता संघर्ष होने लगा। तो हुमायूं की प्रशासनिक कमजोरियां भी बहुत समय थी। तो स्टूडेंट, ये जो संघर्ष था ये केवल युद्ध ही नहीं बल्कि सत्ता और अस्तित्व की भी लड़ाई थी। तो यही था हमारा मुगल अफगान संघर्ष की पृष्ठभूमि। इसके बाद जो सेकंड हमारा आता है वो हमारा आता है रोल ऑफ शेर शाह सूरी एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेकंड अफगान एम्पायर, यानी कि शेर शाह सूरी की भूमिका एवं द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना को लेकर। तो शेर शाह सूरी इज रियल नेम वाज फरीद खान, यानी कि स्टूडेंट जो शेर शाह सूरी का असली नाम था वो था फरीद खान। तो उसने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई और इतिहास की धारा ही मोड़ दी थी। तो इस समय की प्रमुख घटनाएं अगर हम बात करें तो बिहार और बंगाल में जो इसकी शक्ति थी वो मजबूत हो गई। इसी तरीके से चौसा का युद्ध था, बैटल ऑफ चौसा,
जो कि 1539 में हुमायूं को पराजित किया था इसमें। इसी तरीके से कन्नौज का युद्ध था जो कि 1540 में हुआ, इसमें मुगलों की निर्णायक पराजय हुई। इसी तरीके से उसने दिल्ली पर अधिकार करके द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना भी कर ली। तो स्टूडेंट कुशल प्रशासन और न्यायप्रिय शासन की नींव भी उसने रखी। तो जैसे कोई अंडरडॉग खिलाड़ी बड़े चैंपियन को हरा दे, तो शेर शाह ने वही काम मुगलों के साथ किया था। तो यही था शेर शाह सूरी की भूमिका एवं अद्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेर शाह सूरी, यानी कि शेर शाह सूरी की भूमि राजस्व प्रणाली को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं शेर शाह सूरी की भूमि राजस्व प्रणाली को लेकर। तो स्टूडेंट शेर शाह सूरी को मध्यकालीन भारत का सबसे बेहतरीन प्रशासक क्यों माना जाता है? तो इसका जवाब है उसकी भूमि राजस्व प्रणाली के कारण। तो चलिए इसकी भूमि राजस्व प्रणाली को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मेजरमेंट ऑफ लैंड, यानी कि भूमि की माप। तो यूज गाय ए सिकंदरी साइंटिफिकली एसेड फर्टिलाइज लैंड, यानी कि गज ए सिकंदरी का प्रयोग इसमें किया गया था और वैज्ञानिक ढंग से भूमि का आकलन किया गया था। तो उपजाऊ भूमि का वैज्ञानिक आकलन इसमें होता था। तो भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया, जो कि भूमि का एक वैज्ञानिक आकलन था। सेकंड हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, यानी कि भूमि का वर्गीकरण। तो डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी, सुपीरियर, मिडम और इंफीरियर, यानी कि जो भूमि थी स्टूडेंट उसको 3 भागों में बांट दिया गया था, उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट के रूप में। इसी तरीके से थर्ड आता है रेवेन्यू असेसमेंट, यानी कि राजस्व निर्धारण। तो टैक्स डिटरमिनेंट बेस्ड ऑन क्रॉप यील्ड, स्टेट शेयर वाज अबाउट 1/3 पेबल इन कैश और काइंड, यानी कि फसल के आधार पर स्टूडेंट कर निर्धारित कर दिए गए थे। राज्यों का जो हिस्सा था वो 1/3 रख दिया गया था और नगद और अनाज दोनों में ही कर लगा दिया गया था। तो राजस्व निर्धारण भी किया गया था। फोर्थ हमारा था पट्ट एंड कबूलियत सिस्टम, यानी कि पट्टा और कबूलियत व्यवस्था। तो फार्मर्स वर गिवन पट्टा लैंड राइट्स डॉक्यूमेंट्स एंड आस्क फॉर कबूलियत रेवेन्यू एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि किसानों को पट्टा जो कि एक अधिकार पत्र होता था, इसी तरीके से किसानों से कबूलियत जो कि एक स्वीकृति पत्र होता था, ये लेने और दिए जाने लगे। इसके बाद फिफ्थ आता है फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज, यानी कि कृषक हितैषी नीति। तो टैक्स रिलीफ ड्यूरिंग फेमिन और नेचुरल क्लाइमेट्स, प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर कलेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स बाय द स्टेट, यानी कि स्टूडेंट अकाल में जो कर था उसको माफ कर दिया जाता था। इसी तरीके से अत्याचारों पर रोक लगाई दी गई और किसानों को राज्य संरक्षण प्रदान किया गया। तो आज का जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है वो इसकी नींव से ही पड़ी हुई है। तो स्टूडेंट यही था हमारा शेर शाह सूरी की भूमि राजस्व प्रणाली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो स्टूडेंट कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो शेर शाह सूरी का शासन था वो भले ही छोटा था लेकिन उसका जो प्रभाव था वो बहुत ही बड़ा था। मजबूत प्रशासन, न्यायपूर्ण शासन, सड़कों, सराय और डाक व्यवस्था का विकास मुगल प्रशासन के लिए एक प्रेरणा था। तो अकबर ने जो प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई उसकी जो जड़ें है वो शेर शाह के शासन में ही हमें मिलती है। तो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं द मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स एंड इनेबल्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेकंड अफगान एम्पायर अंडर शेर शाह सूरी। तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि जो हमारा मुगल अफगान संघर्ष था उसने भारतीय राजनीति को एक दिशा दे दी थी। तो जो शेर शाह सूरी थे वे द्वितीय अफगान की स्थापना तो करते ही है, साथ ही वे एक ऐसी प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था भी देते हैं जो कि आने वाले जो मुगल शासक थे उनके लिए भी आदर्श बन गई थी। तो इसीलिए जो शेर शाह सूरी है उनको केवल विजेता ही नहीं बल्कि एक महान प्रशासक भी कहा जाता है और यही आगे चलकर मुगल शासन के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है डिस्क्राइब द रोल ऑफ कबीर इन द भक्ति मूवमेंट, यानी कि भक्ति आंदोलन में कबीर की भूमिका का वर्णन करना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है राइट एन एसे ऑन मीराबाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेडाइवल भक्ति मूवमेंट, यानी कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में मीराबाई पर हमें एक निबंध लिखना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इन मेडाइवल इंडिया द भक्ति मूवमेंट हैड ए
प्रीफाउंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड रिलीजन। यानी कि जो मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आंदोलन था स्टूडेंट, उसने समाज और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। और ये जो आंदोलन था ये सामाजिक समानता, धार्मिक सरलता और ईश्वर प्रेम पर आधारित था। तो संतों और कवियों ने लोगों को अंधविश्वास और रूढ़िवादिता इन सभी से दूर करने का प्रयास किया। और इनमें जो प्रमुख व्यक्ति आते हैं वे आते हैं कबीर और मीराबाई। तो जो कबीर का प्रभाव है वो उत्तर भारत में अधिक है, लेकिन जो मीराबाई का प्रभाव है वो राजस्थान और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में आता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि मुख्य विवेचन का आता है। तो मुख्य विवेचन में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो रोल ऑफ कबीर की करेंगे, यानी कि कबीर की भूमिका को बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है संदेश और समाज सुधार। तो कबीर प्रोपेगेटेड द मैसेज ऑफ संत मत एंड सोशल रिफॉर्म। यानी कि स्टूडेंट जो कबीर थे उन्होंने संत मत और सामाजिक सुधार का संदेश दिया। तो कबीर ने सत्य में जीवन, भक्ति और मानवता का संदेश दिया। साथ ही स्टूडेंट उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की जो परंपराएं है उनकी कट्टरताओं का विरोध किया और समाज में जातिवाद और मूर्ति पूजा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो स्टूडेंट उन्होंने जातिवाद, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध भी किया। सेकंड उन्होंने बात करी अपने भक्ति के माध्यम के लिए बारे में। तो स्टूडेंट ही डोन एंड सखीज स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ डिवोशन अमंग द मासेस इन सिंपल लैंग्वेज। यानी कि जो दोहे और साखियां होती थी वे जनमानस में सरल भाषा में भक्ति फैलाने का एक माध्यम बनी। साथ ही जो इनका प्रेम और ईश्वर था वो भक्ति को जीवन का मूल तंत्र इन्होंने इसको बताया। तो कबीर ने धार्मिक समझता और मानवता पर जोर दिया। तो कबीर ने यह सिखाया कि भक्ति केवल मंदिर या मस्जिद तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्रम में ईश्वर का ध्यान होना चाहिए, वही भक्ति है। तो यही था रोल ऑफ कबीर, कबीर की भूमिका। इसके बाद सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है मीराबाई की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ मीराबाई। तो मीराबाई कंसिडर्ड डिवोशन ऑफ कृष्ण एज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। यानी कि स्टूडेंट जो मीराबाई थी उसने कृष्ण भक्ति को जीवन का लक्ष्य बना लिया था। तो व्यक्तिगत भक्ति और संगीत के माध्यम से ही उन्होंने अपने माध्यम से जो भक्ति का प्रचार था वो किया था। तो स्टूडेंट सामाजिक और व्यक्तिगत प्रेरणा में भी उनका बहुत ही महत्व रहा। तो समाज की जो महिलाएं थी स्टूडेंट और कमजोर वर्ग थे उनके लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत बनी। साथ ही रियासत और परिवार के विरोध के बावजूद भी उन्होंने ईश्वर के प्रति जो अपना प्रेम है, समर्पण है वो बनाए रखा। तो मीराबाई को भक्ति आंदोलन में महिला प्रतिभा और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व भी किया गया। तो जब परिवार और समाज ने रोकने की कोशिश करी तो मीराबाई ने कहा मेरे लिए भगवान ही सबसे बड़ा है। तो और भक्ति की जो स्वतंत्रता का उदाहरण है वो उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो स्टूडेंट यही थी मीराबाई की भूमिका। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो हमारा आता है सोशल एंड रिलीजन इंपैक्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट्स। यानी कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक और धार्मिक प्रभाव को लेकर। तो चैलेंजेड कास्टिज्म एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जातिवाद और सामाजिक भेदभाव को चुनौती दी गई। क्रिटिसाइज रिलीजन प्रिटेंशन एंड आइडल वर्शिप, यानी कि धार्मिक आडंबर और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। आम जनता तक सरल और भावपूर्ण संदेश को पहुंचाया गया। साहित्य, संगीत, लोक कथाएं इनके माध्यम से जो स्थायी संस्कृति है उसको विरासत दी गई। तो आज भी कबीर और मीराबाई के जो दोहे हैं वे भजन और कहानियां हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में जीवित है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे भक्ति आंदोलन का सामाजिक और धार्मिक प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कबीर एंड मीराबाई वाज पिलर ऑफ द भक्ति मूवमेंट्स। यानी कि स्टूडेंट जो हमारे कबीर और मीराबाई थे ये हमारे भक्ति आंदोलन के स्तंभ थे। तो कबीर ने तो हमारे सामाजिक सुधार और समता को महत्व दिया, लेकिन जो हमारी मीराबाई थी उन्होंने व्यक्तिगत भक्ति और ईश्वर प्रेम को प्रमुखता दी। तो जो दोनों ही थे वे अपने अपने क्षेत्रों में एक तरीके से जो धार्मिक दृष्टिकोण और सामाजिक चेतना था उनको प्रभावित कर रहे थे। तो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में उनके जो योगदान है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया हाईलाइट द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ द विरूपाक्ष मंदिर टेम्पल।
तो यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया, डिस्कस सूफीज्म इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। यानी कि विरूपाक्ष मंदिर के संदर्भ में हम्पी की वास्तुकला पूछी गई है और यहीं पर अथवा करके पूछा गया है, अध्ययन अवधि के दौरान सूफीवाद को सिद्धांत और समाज के राजनीति में उसका क्या योगदान था, यह पूछा गया है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट हम देखेंगे, इन मेडाइवल इंडिया both आर्किटेक्चर एंड सूफिज्म हैज ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। यानी कि स्टूडेंट जो मध्यकालीन भारत था उसमें वास्तुकला और सूफीवाद दोनों ही समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला था। तो स्टूडेंट आप कल्पना कीजिएगा, आप दक्षिण भारत की पथरीली धरती पर खड़े हैं, चारों तरफ विशाल पत्थर पहाड़ जैसे शिलाखंड और उनके बीच में जगता हुआ एक भव्य नगर जिसे हम कहते हैं हम्पी। तो यही खड़ा हुआ एक मंदिर जो कि सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि पूरे युग की कहानी कहता है, वो है हमारा विरूपाक्ष मंदिर। तो मध्यकालीन भारत में केवल तलवारों से ही इतिहास नहीं बना बल्कि वास्तुकला और सूफीवाद ने भी गहरा प्रभाव डाला। तो स्टूडेंट इनसे भी समाज को दिशा मिली। तो जहां पर हमारा एक और विजयनगर था वो साम्राज्य की भव्य वास्तुकला थी, दूसरी ओर जो हमारा सूफीवाद था उसने प्रेम, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया। तो स्टूडेंट ये दोनों विषय ये अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय माने जाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि मुख्य विवेचन को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेन डिस्कशन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे विरूपाक्ष टेम्पल एंड हम्पीस आर्किटेक्चर, यानी कि विरूपाक्ष मंदिर और हम्पी की वास्तुकला के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें पॉइंट में बात करेंगे लोकेशन एंड इंपोर्टेंस, यानी कि स्थान और महत्व को लेकर। तो विरूपाक्ष टेम्पल इज सिचुएटेड इन द महालक्ष्मी एरिया ऑन ऑफ हम्पी। यानी कि स्टूडेंट जो विरूपाक्ष मंदिर है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में स्थित है और ये जो मंदिर है ये हमारे भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे हम विरूपाक्ष रूप के रूप में देखते हैं। तो आज भी इसकी जो सक्रिय पूजा स्थल है वो इसको माना जाता है। तो स्टूडेंट ये जो मंदिर है ये सिर्फ धार्मिक ही नहीं है बल्कि विजयनगर की एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में भी देखा जाता है। तो ये तो हमारा स्थान और महत्व हो गया। इसके बाद हमारा जो सेकंड आता है आर्किटेक्चरल फीचर्स, यानी कि स्थापत्य विशेषताओं को लेकर। तो द वॉल्स एंड पिलर्स ऑफ द टेम्पल फ्यूचर एक्सोटिक क्रेविंग्स। यानी कि स्टूडेंट अब जरा आप ध्यान से सुनिए, जो मंदिर का गोपुरम है यानी कि जो उसका मुख्य द्वार है स्टूडेंट, वो इतना विशाल है कि दूर से ही नजर आने लगता है। तो दीवारों और स्तंभों पर स्टूडेंट खुलकर सिलाई और नक्काशी की गई, खंबे पर दृश्य उकेरे गए जिसपे कि हमारे रामायण महाभारत की कथाएं लिखी गई। इसी तरीके से युद्ध के दृश्य है, आम लोगों का दैनिक जीवन। तो स्टूडेंट ये हमें बताता है कि जो मंदिर है वो केवल एक पूजा स्थल ही नहीं था बल्कि हमारे जीवन का एक दर्पण भी था। तो यही थी इसकी स्थापत्य विशेषता है। इसके बाद थर्ड हमारा आता है कंस्ट्रक्शन स्टाइल, यानी कि निर्माण शैली को लेकर। तो स्टिंग द्रविडन इन्फ्लुएंस इन इंट्रिकेट स्टोन क्रेविंग्स आर्टिस्ट वर्शिप एंड द प्रेजेंस ऑफ प्रसाद मंडप एंड वाटर टैंक्स सराउंडिंग द टेम्पल। यानी कि स्टूडेंट द्रविड़ शैली का स्पष्ट प्रभाव हमें इसमें देखने को मिलता है। पत्थर की नक्काशी में जटिलता, साथ ही कलात्मक मजबूत पत्थर का प्रयोग और मंदिर परिसर में प्रसाद मंडप, जलाशय, उत्सव स्थल, इन सभी का निर्माण होता था। तो यहाँ पर नृत्य, संगीत और धार्मिक उत्सव होते थे। यानी कि जो मंदिर था वो एक तरीके से सांस्कृतिक केंद्र भी था। तो यही था हमारा निर्माण शैली। इसके बाद फोर्थ आता है कल्चरल कंट्रीब्यूशन, यानी कि सांस्कृतिक योगदान। तो द टेम्पल वाज ए हब ऑफ रिलीजन, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, द विजयनगर एम्पायर इंस्पायरिंग फेस्टिवल्स, म्यूजिक एंड डांस। यानी कि यहाँ पर नृत्य, संगीत, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का ये केंद्र था। तो ये जो मंदिर था ये मंदिर उत्सव, संगीत और नृत्य के लिए प्रेरक स्थल भी बना। तो यही था हमारा कल्चरल कंट्रीब्यूशन। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो हमारा आता है सूफीज्म प्रिंसिपल एंड कंट्रीब्यूशन ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, यानी कि सूफीवाद का सिद्धांत और समाज व राजनीति में इसका योगदान। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स, यानी कि सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत और योगदान के बारे में। तो एम्फेसिस ऑफ द यूनिटी ऑफ गॉड, डेवोशन एंड लव। यानी कि स्टूडेंट अब जो कहानी है वो मंदिरों से दरगाहों की ओर ले जाती है। तो जो सूफी संत वे कहते हैं कि ईश्वर जो है वो एक है, धर्म का जो रास्ता है वो प्रेम और भक्ति है। तो बाहरी आडंबरों से ज्यादा स्टूडेंट उन्होंने हमारा जो
अंदर की शुद्धता उसको जरूरी बताया। तो हर इंसान समान है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। तो स्टूडेंट सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और मानवता की भावना उन्होंने रखी है। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें, जो हमारे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती थे, उन्होंने कहा कि जो प्रेम नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जान सकता। तो ये तो उनका प्रिंसिपल्स यानी कि उनका सिद्धांत था। सेकंड आता है कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, यानी कि समाज में क्या योगदान था। तो प्रोमोटेड इक्वालिटी एंड सोशल हार्मोनी, एडेड द पुअर, डिप्रेस्ड एंड मार्जिनेटेड, चैलेंजेस रिलीजन, ऑर्थोडॉक्सी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि स्टूडेंट जो सूफी संत थे, उन्होंने जातिवाद और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया, गरीबी और पीड़ितों की सेवा करी। इसी तरीके से उन्होंने समाज में समानता और समता का संदेश दिया। लंगर और दरगाहों के माध्यम से उन्होंने सबको जोड़ा। तो इसीलिए जो सूफीवाद था वो एक जन आंदोलन भी बन गया था। तो यही था समाज में योगदान। इसके बाद थर्ड आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में योगदान। तो गाइडेड रूलर्स टुवर्ड इथिकल एंड डिवोट गवर्नेंस, सर्वड एज एडवाइजर्स एंड मिनिस्टर इन सल्तनत एंड लेटर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी इन सोसाइटी एंड द स्टेट। यानी कि स्टूडेंट जो शासक थे, उनको नैतिक शासन की सलाह इसमें दी गई, धर्मायन शासन के लिए मार्गदर्शन किया गया, सुल्तानों और बादशाहों के लिए मार्गदर्शक साबित हुआ, राजसी सलाहकार और मध्यस्थ समाज और राज्य में स्थायी बनाए रखने में इसने मदद निभाई। तो जनता और सत्ता के बीच सेतु की भूमिका भी इसकी रही। तो जो सूफी संत थे वे सत्ता के विरोधी नहीं थे, बल्कि उसे मानवीय बनाने वाले थे। तो स्टूडेंट यही था हमारा सूफीवाद का सिद्धांत और समाज व राजनीति में योगदान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, हम्पी विरूपक्ष टेम्पल एक्सप्लेन्स द ग्रैंडियर ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर एंड सिंबलाइज रिलीजन एंड कल्चरल लाइफ। यानी कि स्टूडेंट अगर हम मध्यकालीन भारत को समझना चाहते हैं, तो वो सिर्फ एक युद्ध ही नहीं बल्कि मंदिरों की नक्काशी और सूफी संतों की वाणी को भी हमें समझना होगा। तो विरूपक्ष मंदिर जो हमारा है वो हमें बताता है कि वास्तुकला कैसे आस्था, कला और समाज को जोड़ती है। और इसी तरीके से जो सूफीवाद है वो हमें बताता है कि प्रेम और सहिष्णुता से ही जो समाज है उसको बदला जा सकता है। तो दोनों ने ही मिलकर स्टूडेंट मध्यकालीन भारत की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक नींव है उसकी मजबूत किया। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड फीचर्स ऑफ द इक्ता सिस्टम ड्यूरिंग द 13 एंड 14 सेंचुरी, व्हाट इंपैक्ट डिड द सिस्टम हैव ऑन कंटेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। यानी कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान जो इक्ता प्रणाली का विकास है और उसकी जो विशेषता है वो हमसे पूछी गई है। साथ ही इस प्रणाली का समकालीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में पूछा गया है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया, डिस्क्राइब इंडियन फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द 14 एंड 15 सेंचुरी, यानी कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान जो भारत का विदेशी व्यापार है उसके बारे में भी हमें बात करनी है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन को देखने से पहले स्टूडेंट, हमारा जो गिववे के क्वेश्चन है वे मैं आपसे पूछ लेता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं पर भी 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा, तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो स्टूडेंट ये जो विनर हो गए इनको हम हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस कर देंगे तुरंत ही। तो चलिए अब हमारे जो गिववे के क्वेश्चन है वे मैं आपसे पूछ लेता हूं। तो सबसे पहले जो गिववे का क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू करी। यानी कि बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाले सुल्तान का नाम आप बताइए। यह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है, सांकेतिक मुद्रा किस सुल्तान ने शुरू करी थी। तो जो हमारी सांकेतिक मुद्रा थी वो हमारे किस सुल्तान ने शुरू करी थी वो आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है, द्वितीय अफगान साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो जो हमारा द्वितीय अफगान साम्राज्य हुआ उसके वास्तविक संस्थापक कौन थे वो आपको बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो स्टूडेंट यही थे हमारे तीनों क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिए। तो कमेंट सेक्शन में आप इनका आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब हम दोबारा हमारा जो आंसर नंबर 7 है उस पर आ जाते हैं। तो आंसर नंबर 7 की स्टूडेंट जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटी सी
प्रस्तावना यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इन द 13 एंड 14 सेंचुरी द दिल्ली सल्तनत इंप्लीमेंटेड सर्वेलेंस मेजर टू स्ट्रेंथन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इकोनॉमी। तो स्टूडेंट आप सोचिए जरा, दिल्ली की गद्दी पर एक सुल्तान बैठा है, चारों ओर फैला हुआ विशाल साम्राज्य है, हजारों सैनिक अधिकारी और प्रांत। तो लेकिन सवाल एक ही है कि इतनी बड़ी सल्तनत को चलाया कैसे जाएगा। तो स्टूडेंट जो मध्यकालीन भारत था स्टूडेंट, उसमें उसमें हमारे शासन को चलाने के लिए मजबूत प्रशासन और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। तो इसी जरूरत से जन्म हुआ हमारी एकता प्रणाली का, और इसी दौर में भारत समुद्र के जो रास्ते थे वे हमारे व्यापार कर रहे थे। तो स्टूडेंट ये जो प्रणाली थी न केवल सेना की वित्तीय व्यवस्था के लिए थी, बल्कि ये हमारी आर्थिक स्थिरता और प्रशासनिक नियंत्रण में भी सहायक देती है। तो दुनिया से व्यापार 14वीं से 15वीं शताब्दी में हो रहा था, जहां पर भारतीय मसाले, हमारे कपड़े और विदेशों में सोने के जो भाव थे वे बिकते थे। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि मुख्य विवेचन का आता है। तो मुख्य विवेचन में हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं डेवलपमेंट एंड फ्यूचर ऑफ द एकता सिस्टम, यानी कि एकता प्रणाली का विकास और उसकी विशेषताओं को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट एकता प्रणाली होती क्या थी। तो स्टूडेंट आप समझिएगा, जो एकता प्रणाली थी वो एक भूमि आधारित प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो इसमें जो सुल्तान होता था वो अपने सैनिकों और अधिकारियों को एक क्षेत्र यानी कि एक एकता, जो वो क्षेत्र था उसको एकता कहा जाता था, तो एक क्षेत्र सौंपता था। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो भूमि का मालिक था वो राज्य रहता था। तो अधिकारी जो रहते थे वे सिर्फ राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त करते थे, यानी कि एक क्षेत्र हमारे जो सैनिक थे उनको दे दिया जाता था। तो इसके जो असली मालिक होगा वो तो राजा होगा, लेकिन अगर जो राजस्व वसूलना है तो वो हमारा वो सैनिक वसूलता था। तो स्टूडेंट यही थी हमारी एकता प्रणाली। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एकता सिस्टम, यानी कि एकता प्रणाली का उद्देश्य क्या था। तो टू इंश्योर मिलिट्री एक्सपेंसेस एंड सोल्डर सैलरीज, यानी कि सैनिकों का जो वेतन था वो सुनिश्चित करना, सैन्य खर्च व्यवस्थित करना, इसी तरीके से कर संग्रह को व्यवस्थित करना और प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण को केंद्रीकृत करना। तो सुल्तान की सत्ता को मजबूत करना भी इसका एक उद्देश्य था। तो स्टूडेंट अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें, अगर किसी अमीर को दिल्ली के पास एक एकता मिले तो वह वहीं से कर लेकर सैनिक रखता और राज्य की सेवा करता था। तो यही था एकता प्रणाली का उद्देश्य। इसके बाद सेकंड हमारी आती है फीचर्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं थी। तो द सुल्तान जनरेटेड लैंड आफ्टर इकता टू हिज नोबिल्स टू मिलिट्री ऑफिस, यानी कि स्टूडेंट आप एक तरीके से कह सकते हैं इसमें जो सुल्तान था वो अपने अमीरों या सैन्य अधिकारियों को भूमि का अधिकार देता था। और ये जो इकता प्रणाली होती थी स्टूडेंट, ये हमारी अस्थायी होती थी और इकतादार को कर वसूलने का अधिकार था। तो जो इकतादार होता था वो भूमि से कर वसूलने का अधिकार लेता था, लेकिन उस पर भूमि का स्वामित्व नहीं था। बदले में सेना बनाए रखना भी जरूरी था। तो सैनिक अपने एकता से राजस्व लेकर राज्य की सेवा करते थे। तो एकताधारी को स्थानीय प्रशासनिक मामलों में कुछ सीमित अधिकार भी प्राप्त थे। तो स्टूडेंट इससे जो केंद्र और प्रांत वे दोनों ही नियंत्रित रहते थे। तो यही थी हमारी प्रणाली की विशेषता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, यानी कि एकता प्रणाली का प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन को लेकर प्रशासन में क्या प्रभाव था। तो स्ट्रेंथेड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा स्थानीय प्रशासन था वो इससे मजबूत हुआ। इंश्योर सेंट्रलाइज अथॉरिटी बिटवीन द सुल्तान एंड नोबीज, यानी कि अमेरिका और सुल्तान का जो नियंत्रण था वो बनने लगा। सुल्तान और अमेरिका के बीच सत्ता केंद्रीकरण सुनिश्चित हुई। तो सत्ता का केंद्रीकरण भी हुआ। तो स्टूडेंट यही थे हमारे प्रशासनिक प्रभाव। अगर हम बात करें इकोनॉमिक प्रभाव के, तो इसमें हम देखें मेड लैंड एंड टैक्स कलेक्शन ऑर्गेनाइज द सिंथमेटिक, यानी कि भूमि कर संग्रह की जो प्रणाली थी वो व्यवस्थित हुई, कर व्यवस्था व्यवस्थित हुई, सैनिकों को समय पर वेतन मिलने लगा, प्रशासनिक अधिकारियों की वित्तीय व्यवस्था सुलभ हुई, कृषि उत्पादन भी बढ़ा और साथ ही स्थानीय बाजारों का विकास भी होने लगा। तो स्टूडेंट यही थे हमारे प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फॉरेन ट्रेड इन द 14 एंड 15 सेंचुरी, यानी कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में विदेश व्यापार को लेकर। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो मेजर गुड्स, यानी कि प्रमुख वस्तुओं को लेकर। तो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल्स, प्रीशियस स्टोन्स, इवोरी इंपोर्ट्स, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा 14वीं और 15वीं शताब्दी था, इसमें अगर हम भारत की विदेशी व्यापार की बात करें तो सबसे पहले समुद्र की ओर मुड़ती है। तो भारत से जो निर्यात होती थी स्टूडेंट वो मसाले, रेशम, सूती वस्त्र, कीमती पत्थर, हाथी दांत, ये सभी
भारत से निर्यात होती थी। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आप समझिएगा, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं आयात और निर्यात में, तो मैं यहाँ पर आपका ये टॉपिक भी क्लियर करके चलता हूँ। तो आयात को आप इस तरीके से समझिए, आयात जो हो गया इसमें आपका आया जुड़ा हुआ है, यानी कि बाहर से कोई चीज आई उसको हम आयात कहते हैं। फिर आता है दूसरा निर्यात। निर्यात का मतलब होता है निकलना, नी यानी कि निर्यात के नी से निकलना, यानी कि यहाँ पे निकलना यानी कि भारत से कोई चीज निकल रही है दूसरी जगह पर जा रही है। तो अगर भारत में कोई चीज आ रही है तो वो आयात होगा, और भारत से कोई चीज जा रही है तो वो निर्यात होगा। तो स्टूडेंट जो भारत से निर्यात था, यानी कि भारत से जो निकल रहा था वो मसाले, रेशम, सूती वस्त्र निकल रहे थे, और जो आ रहा था वो घोड़े, चीनी वस्त्र, तांबा, रेशमी धातु और धातु थे। तो स्टूडेंट इसलिए भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ के जो मसाले थे, जो रेशम थे, जो सूती वस्त्र थे, वे बहुत ही महंगे होते थे। सेकंड आता है मेजर पोर्ट्स एंड ट्रेड रूट्स, यानी कि प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक मार्गों को लेकर। तो वेस्टर्न कोस्ट मुंबई, कांदला, ईस्टर्न कोस्ट चित्तौड़गढ़, यानी कि पश्चिमी तट में अगर आप देखें तो कच्छ, गुजरात, कोंकण, कंडला। इसी तरीके से पूर्वी तट में अगर आप देखें बंगाल के कोरोमंडल तट। समुद्री मार्ग से अगर हम बात करें तो फारस, अरब, दक्षिण पूर्व एशिया। तो इन देशों के साथ भी व्यापार होने लगा बंदरगाह और व्यापारिक मार्गों की वजह से। थर्ड हमारा था रोल ऑफ मर्चेंट्स, यानी कि व्यापारियों की भूमिका क्या थी। तो इंडियन मर्चेंट्स मैनेज बोथ सी एंड लैंड ट्रेड, जनरेटेड रेवेन्यू एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑर्गेनाइज ट्रेड थ्रू गाइड्स एंड एसोसिएशंस, यानी कि स्टूडेंट भारतीय जो व्यापारी थे वे समुद्र स्थल दोनों से मार्गों से व्यापार करते थे। व्यापारिक गिल्ड बनाए गए, साथ ही राजस्व का जो स्रोत था वो बनने लगा था। तो स्टूडेंट व्यापारी सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि आर्थिक कूटनीतिज्ञ भी बन गए थे। तो स्टूडेंट यही था हमारा 14वीं और 15वीं शताब्दी में विदेशी व्यापार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन में हम बात करेंगे द एकता सिस्टम स्ट्रेंथिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक कंट्रोल इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन द आर्मी एंड द स्टेट, यानी कि स्टूडेंट अगर एकता प्रणाली राज्य की रीढ़ थी तो जो विदेशी व्यापार था वो उसकी सांसें थी। तो एकता प्रणाली ने तो प्रशासन को मजबूत किया, सेना को संगठित किया और साथ ही अर्थव्यवस्था को स्थिरता दी। लेकिन जो हमारा 14वीं और 15वीं शताब्दी में विदेशी व्यापार था उसने भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, सांस्कृतिक संपर्क स्थापित किए और साथ ही समृद्धि। व्यापारियों की जो भूमिका है वो भी इसमें महत्वपूर्ण रही। तो इन दोनों के बिना स्टूडेंट जो मध्यकालीन भारत की प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति है या उसकी जो शक्ति है, उसकी जो कल्पना है वो बहुत ही अधूरी मानी जाती है, क्योंकि इनका जो योगदान है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 7 है वो भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है डिस्कस द वेरियस फेजेस ऑफ द विजयनगर बहमनी कॉन्फ्लिक्ट्स, व्हाट इंपैक्ट डिड इट हैव ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि विजयनगर और बहमनी संघर्ष के विभिन्न चरण के बारे में हमें बताना है और दक्षिण भारत की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया प्रोवाइड ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द अग्रनायक, यानी कि नायक नायकाकार सिस्टम ऑफ विजयनगर रूलर्स, यानी कि विजयनगर शासकों के आग्रह नायकर प्रणाली और नायक के पढ़ने पर संक्षिप्त विवरण हमें करना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट प्रस्तावना में हम देखेंगे इन 14 एंड 15 सेंचुरी साउथ इंडिया द विजयनगर एम्पायर एंड द ब्राह्मीण सुल्तनत वर इंजेडेड इन द कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि स्टूडेंट आप कल्पना कीजिए दक्षिण भारत की धरती पर दो शक्तिशाली राज्य आमने सामने खड़े हैं। एक और हिंदी परंपरा और विशाल मंदिरों वाला विजयनगर साम्राज्य है और दूसरी तरफ हमारा संगठित सेना और रणनीति से लैस बहमनी साम्राज्य है। तो ये सिर्फ दो राज्यों की लड़ाई नहीं थी स्टूडेंट, बल्कि ये हमारा एक सत्ता, संसाधन और क्षेत्रीय प्रभुत्व की एक जंग थी। तो इसी संघर्ष से जो दक्षिण भारत है उसको राजनीति प्राप्त हुई। तो विजयनगर साम्राज्य ने अपनी प्रशासनिक और दार्शनिक क्षमता से बहमनी सुल्तनत के विरुद्ध लड़ाई करी और इसी के साथ ही जो विजयनगर शासक थे उन्होंने न्यायकार नायक प्रणाली की स्थापना करके प्रशासन और सेना को संगठित किया, जिससे कि जो दक्षिण भारत की राजनीति है उस पर भी प्रभाव पड़ा। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि मुख्य विवेचन का आता है। तो मुख्य विवेचन में हम सबसे पहले स्टूडेंट जो बात करते हैं वो करते हैं वेरियस फेजेस ऑफ द विजयनगर बहमनी कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि विजयनगर और बहमनी संघर्ष के विभिन्न चरणों को लेकर।
तो स्टूडेंट सबसे पहला जो चरण आता है वो आता है अर्ली फेज यानी कि प्रारंभिक चरण को लेकर। तो लेट 14 सेंचुरी कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर बॉर्डर टेरिटरीज यानी कि स्टूडेंट 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो बहमनी सुल्तनत था और विजयनगर साम्राज्य था, इनके बीच सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए संघर्ष होने लगा। तो सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर छोटे छोटे युद्ध होने लगे। तुंगभद्रा नदी के आसपास लगातार टकराव होते रहे, कोई भी निर्णायक विजय नहीं हुई। छोटे युद्ध और सीमा विवाद इसमें प्रमुख थे। तो ये तो हमारा प्रारंभिक चरण हुआ। ये जो चरण था ये ताकत परखने का दौर था। उसके बाद सेकंड हमारा आया मिडल फेज यानी कि मध्य चरण। तो 15 सेंचुरी लार्ज स्केल वार्स यानी कि 15वीं शताब्दी के बड़े पैमाने पर स्टूडेंट ये एक युद्ध थे। तो कोरेंशन एंड स्ट्रेटेजिक बैटल्स यानी कि जो युद्ध थे ये बड़े पैमाने पर होने लगे और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर लड़ाई की गई। किले, सेना और रणनीति पर जोर दिया गया। राज्य बेस और सामरिक संघर्ष इसमें हुए। तो स्टूडेंट उदाहरण के लिए अगर आप देखें, विजयनगर शासकों ने मजबूत किले बनवाए और सेना को बेहतर ढंग से संगठित किया। तो ये हमारे मध्य चरण में हुआ। इसके बाद हमारा थर्ड आता है फाइनल फेज यानी कि अंतिम चरण। तो कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट्स अंटिल द 16th सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी तक ये जो संघर्ष है ये हमारे लगातार चलते रहे। तो लगातार युद्धों से जो बैमानी शक्ति थी स्टूडेंट वो कमजोर पड़ने लगी और दक्षिण नगर की जो दक्कन की राजनीति थी उसमें बदलाव होने लगा। तो दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत की गई। विजयनगर का प्रभाव बढ़ा। तो विजयनगर इसी दौर में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा था। तो यही था हमारा अंतिम चरण। तो स्टूडेंट यही थे हमारे विजयनगर और बहमनी संघर्ष के विभिन्न चरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इम्पैक्ट ऑन साउथ इंडियन पॉलिटिक्स यानी कि दक्षिण भारत की राजनीति पर प्रभाव को लेकर। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता को लेकर। तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड इनस्टेबिलिटी बट विजयनगर विक्टोरीज ब्रॉट स्टेबिलिटी यानी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तो अस्थिरता थी लेकिन विजयनगर की वजह से जो ये स्थिरता थी ये अपेक्षाकृत सही हो गई थी। इसके बाद सेकंड आता है मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी कि सैन्य और प्रशासनिक सुधार। तो नायक नायंकार सिस्टम ऑर्गेनाइज द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो विजयनगर के शासक थे स्टूडेंट उन्होंने नायक और न्यायकार प्रणाली से जो सेना और प्रशासन था उसको मजबूत बनाया। किलेबंदी और रक्षा व्यवस्था बेहतर हुई और प्रशासन में जो दक्षता थी वो भी बढ़ने लगी थी। थर्ड हमारा आता है रीजनल डोमिनेंस यानी कि क्षेत्रीय प्रभुत्व। तो विजयनगर इमर्ज एज द मेजर पावर इन साउथ इंडिया यानी कि स्टूडेंट जो विजयनगर था राजनीतिक वर्चस्व था वो बढ़ गया था। बहमनी प्रभाव में कमी आ गई थी और दक्षिण भारत में जो सत्ता संतुलन था वो बदला था जिससे कि जो विजयनगर साम्राज्य था वो दक्षिण भारत में प्रमुख शक्ति बन गया था। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को लेकर। तो वार्स एंड विक्टोरीज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ फोर्ट्स, टेम्पल्स एंड मार्केट्स यानी कि स्टूडेंट ये जो युद्ध था ये इन युद्ध ने विजय ने नए किले, मंदिर और बाजारों का विकास किया। तो मंदिर, बाजारों और नगरों का विकास हुआ। कला, संगीत और वास्तुकला को संरक्षण मिला और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। तो स्टूडेंट यही था हमारे दक्षिण भारत की राजनीति पर प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ब्रीफ अकाउंट ऑफ द नायक नायंकार सिस्टम यानी कि नायंकार और नायक प्रणाली का संक्षिप्त विवरण। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नायक और नायंकार प्रणाली के लेकर। तो अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा जो साम्राज्य था वो चलाया कैसे गया। तो सबसे पहला है नायक सिस्टम यानी कि नायक प्रणाली। तो ईच नायक वॉज गिवन रीजनल मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यानी कि स्टूडेंट जो नायक होते थे उनको क्षेत्रीय सेना और प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे। तो उन्हें सेना रखने और कर संग्रह का अधिकार था। बदले में राज्य के प्रति जो निष्ठा थी वो आवश्यक होती थी। तो जो नायक था वो राज्य के प्रतिनिधि होते थे। इसी तरीके से न्यायाधिकार सिस्टम आया, न्यायाधिकार प्रणाली। तो न्यायाधिकार वाज सुपरवाइज्ड बाय द सीनियर ऑफिसर न्यायाधिकार रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन एंड टॉप मैनेजमेंट यानी कि स्टूडेंट जो नायक पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किए गए थे वे थे हमारे न्यायाधिकार। तो न्यायाधिकारी वरिष्ठ अधिकारी होते थे जो कि नायक पर देख रेख के लिए रखे गए थे। तो राजस्व और सेना पर निगरानी ये रखते थे। साथ ही सत्ता का केंद्रीकरण इनके पास आया। तो राजस्व, सैन्य और नागरिक प्रशासन में सुव्यवस्था बनी और इससे जो विद्रोह की संभावना है वो भी कम होने लगी। तो यही थे हमारा न्यायाधिकार और नायक प्रणाली का संक्षिप्त विवरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है।
तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि द विजयनगर बहमनी कॉन्फ्लिक्ट शेप्ड साउथ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि जो हमारे विजयनगर और बहमनी थे, तो इतिहास में ये जो युद्ध थे ये केवल विलास ही नहीं लाते बल्कि कभी कभी व्यवस्था भी गढ़ देते हैं। तो जैसे विजयनगर और बहमनी संघर्ष ने दक्षिण भारत की राजनीति को आकार दिया और सैन्य और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और विजयनगर को एक महान शक्ति के रूप में बनाया। तो इसी तरीके से जो नायक न्यायकार प्रणाली थी स्टूडेंट, उसने शासन को संगठित किया, प्रशासनिक स्थिरता दी और इसी तरीके से जो संघर्ष थे ये इन्होंने न केवल सत्ता को बदला बल्कि दक्षिण भारत और राजनीतिक इतिहास की दिशा भी तय करी थी। तो स्टूडेंट दक्षिण भारतीय समाज और संस्कृति पर भी स्थायी प्रभाव इन्होंने छोड़ा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, डिस्क्राइब इन डिटेल द आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स, यानी कि कुतुब परिसर की वास्तुकला विशेषताओं का हमें विवरण करना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, हाईलाइट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर विद इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स, यानी कि कुतुब परिसर के भीतर सल्तनत वास्तुकला के उद्भव और विकास को रेखांकित करना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे, दिल्ली कुतुब कॉम्प्लेक्स इज ए प्रोमेंटेड एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर आर्ट फ्रॉम ऑफ द दिल्ली सल्तनत पीरियड, यानी कि स्टूडेंट जो कुतुब परिसर है वो हमारा एक ऐसा परिसर है जो कि दिल्ली सल्तनत काल की स्थापत्य कला को दर्शाता है। तो दिल्ली की भीड़ भाड़ से थोड़ी दूर एक ऐसी जगह जहां पर पत्थर बोलते हैं, जहां हर स्तंभ इतिहास की कहानी सुनाता है, तो हम बात कर रहे हैं हमारे कुतुब परिसर की। तो स्टूडेंट ये जो परिसर है ये न केवल इमारतों का एक समूह नहीं बल्कि ये दिल्ली सल्तनत के उदय और भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला के मिलन का जीवंत उदाहरण है। तो ये केवल धार्मिक और राजनीतिक महत्व का नहीं है बल्कि ये भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला के मिश्रण का एक प्रतीक है। तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो सल्तनत काल है वो इसी परिसर के निर्माण और विस्तार ने नई स्थापत्य प्रवृत्तियों की नींव रखी थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन डिस्कशन यानी कि मुख्य विवेचन का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मुख्य विवेचन के बारे में। तो मुख्य विवेचन में हम सबसे पहले जो बात करेंगे स्टूडेंट, वो हम बात करेंगे मेजर आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स, यानी कि कुतुब परिसर की प्रमुख वास्तुकला की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट अब हम बात करेंगे हमारे मुख्य निर्माण यानी कि की स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कुतुब मीनार की तरफ। तो कुतुब मीनार इंटीग्रेटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। तो स्टूडेंट इसके जो निर्माण की शुरुआत थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, लेकिन इसकी जो अंत है वो किया इल्तुतमिश ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करा, इल्तुतमिश ने खत्म किया, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 72.5 मीटर है। 7 मंजिलें इसमें है और प्रत्येक पर बालकनी बनी हुई है। तो लाल और बलुए पत्थर का प्रयोग इसमें स्टूडेंट किया गया है। इसी तरीके से कुरान की आयतों की सुंदर नक्काशी इसमें हमें मिलती है। प्रत्येक मंजिल पर बालकनी है। तो कुतुब मीनार सिर्फ मीनार ही नहीं है बल्कि सल्तनत की शक्ति का भी एक प्रतीक थी। तो ये तो हमारा कुतुब मीनार हो गया। सेकंड हमारा आता है कुवत उल इस्लाम मॉस्क, यानी कि कुतुब मस्जिद। तो इंडिया फर्स्ट लार्ज मॉस्क मेड बाय ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, यानी कि स्टूडेंट जो हमारी कुतुब मस्जिद है ये भारत की पहली विशाल इस्लामी मस्जिद है, और इसमें हमारा जो ईंट और पत्थर का उपयोग है वो बहुत ही ज्यादा किया गया। तो स्टूडेंट हिंदू और जैन मंदिरों के स्तंभों का पुनः उपयोग इसमें किया गया, और 200 से अधिक स्तंभ और 80 गुंबद इसमें दिखाए गए हैं। तो स्टूडेंट ये बताता है कि सल्तनत काल की जो शुरुआत है उसमें स्थानीय स्थापत्य परंपराओं को अपनाया गया था। तो ये तो था हमारा कुतुब मस्जिद। इसके बाद हमारा थर्ड आता है अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा में अगर हम देखें, बोल्टिन 1311 सीई बाय अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा बनाया गया था। तो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इसमें इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इसमें स्टूडेंट विशाल प्रवेश द्वार था, इस्लामी स्थापत्य कला और कठोर जाली निक्काशी थी। तो घोड़े की नाल जैसे मेहराब इसमें देखने को मिलते हैं, जालीदार खिड़कियां देखने को मिलती है। तो ये जो संरचना है स्टूडेंट, ये परिपक्व इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यही था अलाई दरवाजा।
इसके बाद हमारा आता है अदर मूवमेंट्स इन द कॉम्प्लेक्स, यानी कि कुतुब परिसर के अन्य स्मारक की अगर हम बात करें तो जैसे टॉम्स नियर द कुतुब मीनार एंड रिमेन्स ऑफ द सिमिलर टेम्पल्स, तो कुतुब वाला मीनार की कब्रें और छोटे मंदिरों के खंड, इल्तुतमिश की कब्र हो गई, अधूरी अलाई मीनार हो गई, ऐतिहासिक शिलालेख और पत्थर की शिला निकासी हो गई। तो शिलालेख और सजावट पत्थर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थे कुतुब परिसर की प्रमुख वास्तुकला विशेषता। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है ऑर्गन एंड डेवलपमेंट ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर, यानी कि सल्तनत वास्तुकला का उद्भव और उसके विकास को लेकर। तो सबसे पहले हम ऑर्गन यानी कि उद्भव के बारे में बात करेंगे। तो मुस्लिम रूलर्स बिगेन कंस्ट्रक्टिंग मॉस्क्यूज एंड मिनिस्टर फॉर द दी रूल। तो स्टूडेंट जब मुस्लिम शासक आए तो उनके आगमन के साथ ही जो मस्जिद, मीनार और मकबरे थे वे बनने शुरू हो गए थे। तो शुरुआती दौर में अगर आप देखें तो स्थानीय कारीगर हिंदू जैन शैली का प्रभाव था, लेकिन स्टूडेंट कुतुब परिसर में मिश्रित स्थापत्य शैली हमें देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से उद्भव हुआ। इसके बाद अगर हम विकास या डेवलपमेंट की बात करें तो हाई क्वालिटी स्टोन वर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जेल डिजाइन, यानी कि पत्थर की जो गुणवत्ता थी वो बहुत ही पत्थर बेहतर गुणवत्ता वाले थे। जाली और लेखन कला में निपुणता थी। इसी तरीके से गुम्बद और मेहराब का प्रयोग इसमें किया गया। बलुआ पत्थर और संगमरमर का संयुक्त प्रयोग मिलता है। धार्मिक के साथ साथ जो राजनीतिक प्रतीक है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो वास्तुकला सत्ता का प्रदर्शन भी बन गई थी। तो ये था डेवलपमेंट। इसके बाद थर्ड आता है आर्किटेक्चर स्टाइल, यानी कि स्थापत्य शैली। तो ईयरली सुल्तनत स्टाइल सिंपल सॉलिड एंड रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, यानी कि स्टूडेंट प्रारंभिक सल्तनत शैली जो थी उसमें सादगी, मजबूती और ठोस थी। इसी के बाद जब हमारी तुर्क अफगान शैली आई तो उसमें गोल गुंबद और मेहराब, जाली निकासी और शिलालेख पाए गए। इसके बाद भारतीय स्थापत्य तत्वों का अगर संयोजन करें तो उसमें खंबे, स्तंभ, अलंकरण, कलात्मक स्तंभ, मूर्ति कला, ये सभी आने लगी। तो ये सभी इसकी स्थापत्य शैली थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे आंसर के छोटे से कंक्लूजन या निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा निष्कर्ष है उसमें हम कह सकते हैं द कुतुब कॉम्प्लेक्स इज नॉट ओनली ए सिंबल ऑफ दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर बट ऑल्सो ए क्लियर एग्जांपल ऑफ द अर्ली इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। यानी कि जो कुतुब परिसर है स्टूडेंट वो केवल ईंट पत्थरों का ही नहीं बल्कि वो हमारे भारत में इस्लामी वास्तुकला के जन्म की कहानी है। तो जो कुतुब मीनार है वो हमारे शक्ति और विजय का प्रतीक है। कुतुब मस्जिद हमारी सांस्कृतिक समन्वय का उदाहरण है और अलाई दरवाजा हमारे भारतीय स्थापत्य परिपक्व का शिखर है। तो कुतुब परिसर ने स्टूडेंट भारतीय और इस्लामी स्थापत्य को जोड़ा और एक नई वास्तुकला परंपरा को जन्म दिया, जिससे कि स्थापत्य कला में एक नई दिशा और शैली भी विकसित हुई। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है राइट ब्रीफ नोट्स ऑन, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को पूछा गया है। तो इसमें हमसे दिया गया सौहार्दवादी सिलसिला, ब्राह्मण थ्योरी ऑफ किंगशिप, चिश्ती, सूफी, अलाई दरवाजा, तो ये सभी पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए एक एक करके सब पर टिप्पणी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है सुहरावर्दी सिलसिला, यानी कि सुहरावर्दी सिलसिला। तो स्टूडेंट द सुहरावर्दी सिलसिला इज ए ब्रांच ऑफ सूफीज्म फोकस ऑन द इरफान एंड इनर विजडम, यानी कि स्टूडेंट जो सुहरावर्दी सिलसिला है वो सूफीवाद की इरफान और आत्मिक ज्ञान पर आधारित शाखा है। तो स्टूडेंट सुहरावर्दी सिलसिला क्या था? तो सूफीवाद की एक महत्वपूर्ण शाखा थी जिसको जो स्थापक थे वे संत शेख सियाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। तो इसके जो संस्थापक थे वो शेख अस इस्लाम सुहरावर्दी थे। तो ईश्वर की एकता और आत्मिक ज्ञान पर इन्होंने जोर दिया। तो ये जो सिलसिला है ये ईश्वर की निकटता और आध्यात्मिक एकता पर जोर देता है। और ये जो सिलसिला है ये सिर्फ संन्यास ही नहीं बल्कि सक्रिय सामाजिक जीवन में विश्वास करता है। तो समाज में नैतिक और आध्यात्मिक सुधार के लिए भी ये प्रेरक रहा। तो इसकी विशेषता क्या रही स्टूडेंट? इसकी विशेषता रही शासकों से संपर्क स्वीकार हुआ, समाज में नैतिक सुधार हुए, आत्मिक अनुशासन भी बना रहा। तो इसीलिए ये जो सिलसिला है ये राजनीति और धर्म के बीच एक पुल का कार्य काम करता है। तो यही था हमारा सुहरावर्दी सिलसिला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी कि बलबन के राजत्व का सिद्धांत। तो बलबन एस्टैब्लिश द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान इन द दिल्ली सल्तनत, यानी कि स्टूडेंट जो बलबन था
उसने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की सर्वोच्च सत्ता को स्थापित किया था। तो बलबन ने कहा कि जो सुल्तान है स्टूडेंट जो बलबन था उसने कहा कि सुल्तान ही ईश्वर की छाया है, यानी कि जो सुल्तान है उसकी सत्ता को उसने सर्वोच्च बताया। साथ ही राजा का जो आदेश है उसको उसने अंतिम आदेश बताया। ये विरोध में बताया कि राज्य के विरुद्ध जो विरोध है वो अपराध है। तो इस सिद्धांत के अनुसार सुल्तान की आज्ञा सर्वोच्च और अबंध मानी जाती है। तो प्रशासनिक सुधार और सेना की अनुशासन व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक था। तो इसका उद्देश्य यही था कि विद्रोह रोके जाए, प्रशासन में अनुशासन लाए, साथ ही केंद्रीय सत्ता को मजबूत किया जाए। तो ये जो सिद्धांत है स्टूडेंट, ये दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत बनाने का हथियार था। तो यही थे बलबन के राजतंत्र का सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता हुआ आता है चिश्ती सूफीज, यानी कि चिश्ती सूफी। तो एक प्रमोटेड सूफी ऑर्डर बेस्ड ऑन डेवोनेशन, लव एंड सर्विस, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा चिश्ती सूफी थे वे थे भारत का सबसे लोकप्रिय सूफी संप्रदाय जो कि भक्ति, प्रेम और सेवा पर आधारित था। और भारत में सबसे प्रभावशाली सूफी संप्रदाय विशेष रूप से दिल्ली, अजमेर और पश्चिम भारत में। तो इसके जो संस्थापक थे वे ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती थे और इसका मुख्य केंद्र था अजमेर। तो स्टूडेंट इसमें प्रेम और भक्ति, मानव सेवा और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात की गई थी। तो चिश्ती ने गरीबों और भक्ति के लिए सेवा और सहयोग पर जोर दिया। संगीत, काव्य, भक्ति के माध्यम से जनमानस तक संदेश पहुंचाया। तो स्टूडेंट चिश्ती जो सूफी था वो दरबार से दूर रहते थे और जनता के बहुत पास थे। तो कव्वाली और संगीत का प्रभाव था, लोक भाषा में संदेश था और सामाजिक समझता इसमें देखी गई थी। तो ये था हमारा चिश्ती सूफी। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है अलाई दरवाजा। तो द अलाई दरवाजा इज द ग्रैंड गेटवे ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली, यानी कि अलाई जो दरवाजा था वो दिल्ली कुतुब परिसर का एक विशेष प्रवेश द्वार था। तो कुतुब परिसर का प्रवेश द्वार हमारा अलाई दरवाजा है, जिसका जो निर्माण था वो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में करवाया था। इसकी स्थापत्य विशेषता अगर हम बात करें, मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल, यानी कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ था। घोड़े की नाल जैसे इसमें मेहराब थे, जालीदार खिड़कियां थी और इसकी स्थापत्य शैली का ये इस्लामी स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट मुगल और सल्तनत स्थापत्य कला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये जो दरवाजा है सल्तनत कालीन वास्तुकलन की परिपक्वता को भी दर्शाता है। तो अगर सुहरावर्दी और चिश्ती सूफी आत्मा की आवाज थे, तो बलबन का जो राजा सत्ता का आवाज है वो अलाई दरवाजा पत्थर की बसी कला की आवाज था। तो ये जो चारों विषय थे ये आपस में मिलकर ही मध्यकालीन भारत के धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चरित्र को समझने की कुंजी देते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसके साथ ही हमारे जो ये 10 क्वेश्चन आंसर थे ये खत्म होते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 सब्जेक्ट के टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके डी सोल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपने एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिव, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चन के लिए रेडी रहो और 3 लकी स्टूडेंट बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिवअवे के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट